नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ फिर से एक नए अध्याय के साथ में, जो कि आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां पे एक तरफ आर्टिकल 14 इक्वलिटी प्रोवाइड कराने की बात करता है, तो उसी के संबंध में आर्टिकल 15 दो तरह से डील करता है। सबसे पहली बात, ये डिस्क्रिमिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको मना करता है, उनको खत्म करने की बात करता है। दूसरी तरफ ये इक्वलिटी प्रोवाइड कराने के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी सेटअप करता है। अगर आर्टिकल 15 की बात की जाए तो इसे हम कुल मिला के दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जो पहला इनका पार्ट है वो प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन में है, जो जिसमें आते हैं क्लॉज फर्स्ट एंड क्लॉज सेकेंड। और उसके बाद जो इसमें दूसरा पार्ट है वो रिजर्वेशन का या एक्सेप्शनल पार्ट आता है, जिसमें क्लॉज थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स आते हैं। तो आइए जानते हैं सभी क्लॉज के बारे में एक एक करके। तो इसमें जो पहला पार्ट है जो प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, जिसमें क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज सेकेंड आते हैं। तो इसमें कुल 5 बेस पे, जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बेस पे किसी भी इंसान से भेदभाव ना करने की बात करता है। इसमें पहला प्रोविजन स्टेट के लिए और दूसरा प्रोविजन जो है वो स्टेट और सिटीजन्स दोनों के लिए है, कि ये दोनों किसी भी अन्य सिटीजन से इन 5 बेसिस पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। अब अगर बात की जाए इन दोनों क्लाउजेस को आप जो पढ़ेंगे तो इसमें दो टर्म स्पेशली मेंशन किए गए हैं, जिसमें पहला है द टर्म डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा है ओनली। डिस्क्रिमिनेशन टर्म को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन श्रीनिवास अय्यर वर्सेस सरस्वती अम्माल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब किसी भी बंदे से, किसी भी व्यक्ति से लेस फेवरेबल वे में या फिर एक तरह से प्रतिकूल व्यवहार करने से होता है। एक केस आया था डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का, जिसमें नॉन मध्य भारत के जो रहने वाले थे उनसे एक तरह का कैपिटेशन फीस लिया जाता था उस कॉलेज, वहाँ के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए। तो इसको जो है एक पिटीशन दायर हुआ, जिसमें इसे रेसिडेंस के बेस पे इसमें सवाल उठाया गया और कहा गया कि ये जो है 15 क्लाउज 1 का हनन कर रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने द टर्म रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ में डिफरेंशिएशन किया, उसमें अंतर स्पष्ट किया और कहा कि रेसिडेंस कहीं भी प्लेस ऑफ बर्थ से कोई संबंध नहीं रखता, ये उससे एकदम अलग है। तो इसलिए वहां पे रेसिडेंस के टर्म में जो एक तरह का जो कैपिटेशन शुल्क वाला वो लगाया गया था, उसे वैलिड माना गया। दूसरे क्लाउज में सिटीजन्स और स्टेट दोनों से ये अपेक्षा की गई है कि वो किसी भी अन्य सिटीजन से इन 5 बेस पे कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो शॉप्स पे जाने के मामले में हो, रेस्टोरेंट पे जाने के मामले में, होटल्स में नहाने वाले किसी घाट के या कुएं के या फिर किसी भी टैंक के मामले में। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो पब्लिक रिसोर्ट की चीज़ें हैं, जो कि सरकार के फंड से सिक्योर की जाती हैं और मेंटेन की जाती हैं, उनको इस्तेमाल करने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। असल में ये प्रोविजन इसलिए सेटअप किया गया था क्योंकि स्टार्टिंग में जब मध्य भारत था, तो मध्य भारत में जो गांव में अपर कास्ट के लोग होते थे, उनके कुएं का पानी कोई भी निचले कास्ट का बंदा यूज नहीं कर पाता था। उनको मनाही थी कि आप यूज करेंगे तो ये दूषित हो जाएगा या गंदा हो जाएगा। उसके बाद सेम प्रोविजन ब्रिटिश काल में भी आया। ब्रिटिश काल में भी जो ब्रिटिशर्स के लिए जो क्लब्स थे या उनकी जो दुकानें थी जहाँ से वो सामान लेते थे या फिर ऐसे करके, तो वहाँ पे जो भारत के निचली कास्ट के लोग या भारत के लोग थे, उनको मनाही थी। वहाँ पे केवल भारत के कुछ वीआईपी लोग ही जा सकते थे। तो इसी बेस पे इसको रोकने के लिए, इस तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए ये प्रोविजन सेटअप किया गया था। अब बात करते हैं क्लॉज थर्ड ऑफ द 15 आर्टिकल के बारे में। जो इसमें क्लॉज थर्ड सेटअप किया गया है, इसमें औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुल्लर वर्सेस ओरेगन के केस में ये कहा गया था कि जो औरतें हैं वो अपने फिजिकल स्ट्रक्चर और अपने नेचर की वजह से जो व्यक्ति हैं, जो बाकी के मर्द होते हैं, उनसे अलग होती हैं। वो उनका भावनात्मक पक्ष कुछ ज़्यादा एक्टिवेट होता है और उनका फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा नाजुक टाइप का होता है। तो इसलिए
उनसे और उनको और मर्दों को एक कंपैरिजन में खड़ा करके नहीं सोचना चाहिए। उनके लिए स्पेशल प्रोविजन सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट को परमिट किया गया। इसी तरह बच्चों के मामले में भी ऐसा ही सोचा गया कि बच्चे उन्हें एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, तो उन्हें भी इस तरह का रिजर्वेशन, एक स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए। इसी के अंडर में बच्चों को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के प्रोविजन सेटअप किए गए हैं। और सेक्शन 56 ऑफ सीपीसी में औरतों को, और उसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सब चीजें इसी क्लॉज के अंडर में गवर्नमेंट ने सेटअप किए हुए हैं। चंपाकम दोराई राजन वाले केस की वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 में चौथा क्लॉज को ऐड किया, और इसमें एक तरह से स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए एक डिस्क्रेशनरी पावर है कि अगर उनको लगता है कि बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल लॉ सेटअप करना जरूरी है, तो वो इसी क्लॉज के अंडर में यहाँ से पावर डेराइव करते हैं रिजर्वेशन या कोई स्पेशल प्रोविजन सेटअप करने के लिए। अब देखा जाए तो बैकवर्ड क्लास को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि आप बैकवर्ड क्लास को डिटरमाइन करने के लिए कमीशन सेटअप कर सकते हैं। इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसे हम मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कास्ट को जो है सोल टेस्ट मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा रिजर्वेशन का सोल टेस्ट जो है कास्ट नहीं हो सकता, कास्ट के अलावा कोई एक रीजनेबल फैक्टर और होना चाहिए, और ये रिजर्वेशन जो है वो कहीं भी 50% से ऊपर एक्सीड नहीं करा जाना चाहिए। यानी ये जितना भी होगा लोग 50% के अंडर ही होगा, क्योंकि बाकी का 50% ओपन पूल के थ्रू, जो कंपटीशन के थ्रू वही सीट रिजर्व की जाएंगी, वो रिजर्वेशन लोगों को दिया जाएगा। स्टेट ऑफ एपी वर्सेस बालाराम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी कास्ट को रिजर्वेशन का फायदा मिला है, उनको सेलेक्ट किया गया है रिजर्वेशन देने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कास्ट अनंत काल तक उस रिजर्वेशन का फायदा उठाएगी। गवर्नमेंट की यह ड्यूटी है कि वो समय समय पर उस रिजर्वेशन का, उस कास्ट का, पर्टिकुलर कास्ट का रिव्यू करते रहे, और जब भी उन्हें लगता है कि वो कास्ट उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे ये खुद को खुद स्टैंड कर सकते हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये इनसे रिजर्वेशन वापस लिया जा सकता है। क्लॉज 5 बात करता है इन्हीं बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट रिजर्व करने के मामले में, कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इनके सर्वांगीण विकास के लिए, इनके एडवांसमेंट के लिए किसी कॉलेज में इनको रिप्रेजेंटेशन बाकायदा नहीं मिला है, इनसे किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है, तो वो इनके लिए सीट्स रिजर्व कर सकती है। बस ये होना चाहिए कि वो सीट कहीं भी आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, उसके अंडर में ना आता हो। फिर चाहे वो कॉलेज पब्लिक हो, प्राइवेट हो, एडेड हो या नॉन एडेड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा भी अगर कोई क्लास ऐसा है, कोई सिटीजन्स का क्लास या एक कास्ट ऐसा है जो इनसे रहा जा रहा है, जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन या स्पेशल प्रोविजंस की आवश्यकता है, तो उनके बारे में क्लॉज 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन सेटअप किया गया है कि अगर गवर्नमेंट को ये फील होता है कि इनको कहीं भी बाकायदा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, इनके एडवांसमेंट के लिए, विकास के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन दिया जाना आवश्यक है, तो वो क्लॉज 6 के अंडर में एक स्पेशल प्रोविजन सेटअप कर सकती है इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब ये जो टर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन स्टेट को इस तरह से एम्पावर किया गया है कि वो समय समय पर इनको डिटरमाइन करने के लिए कमीशन सेटअप करती रहे, जो इनके फैमिली इनकम, प्लेस ऑफ हैबिटेंट्स के बेस पे इनको डिटरमाइन करती हैं। आशा करते हैं कि आपको आर्टिकल 15 के अंडर में ये सारे क्लॉज और रिजर्वेशन का पूरा प्रोविजन समझ में आया होगा। बाकी रिजर्वेशन का जो भी प्रोविजन जो आर्टिकल 16 में दिया हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं, तो इसके लिए बने रहिए।